गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस आज मैं आपको उपसर्ग पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो उस उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, उपसर्ग को कैसे बनाते हैं, ये हम पढ़ेंगे। आपको मैं उपसर्ग को बहुत अच्छे से और बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगी लेकिन आपको इसके लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको उपसर्ग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमेशा परिभाषा में ही आपका अर्थ, आपका प्रश्न का उत्तर छिपा रहता है, उसी से समझ में आता है। उपसर्ग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। मतलब प्रीफिक्स यानी कि पहले। देखिए परिभाषा आपकी क्या है, वे शब्दांश, ठीक है ना, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे या प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ की विशेषता बताते हैं। देखिए अब आप ये सोचेंगे कि शब्दांश क्या होता है। ठीक है, तो शब्दांश यानी कि जो आपका शब्द होगा, वो जो आपका सार्थक शब्द होगा उसके आगे जो लगेगा शब्दांश, वही उपसर्ग होता है। ठीक है, उसी की और उसकी अर्थ में विशेषता ला दे। यानी कि जब शब्दांश और मूल शब्द बनकर, ठीक है, जो शब्द बनेगा वो उपसर्ग विधि से नया शब्द होगा। ठीक है, तो उपसर्ग विधि और उसका अर्थ जो होगा उससे मिलता जुलता अर्थ होगा, तभी वो उपसर्ग विधि से। देखिए क्या है, ये आपका उपसर्ग यानी कि ये उपसर्ग क्या होगा, आपका शब्द निर्माण की विधि होगा। इसी को हम बोलते हैं शब्द निर्माण की विधि। निर्माण की विधि। अब शब्द निर्माण की विधि देखिए चार तरह से होते हैं। कैसे, एक आपका उपसर्ग विधि से हो गया, ठीक है, एक आपका प्रत्यय विधि से हो गया, फिर समास से हो गया, संधि से हो गया। ये आप क्या है, शब्द निर्माण की विधि है। एक पुनरावृत्ति करके भी होता है, ठीक है, जो शब्द बार बार आते हैं, यानी कि शब्दों की जिससे निर्माण होता है, ठीक है ना, दो शब्द वही, यानी कि आपके मूल शब्द में अगर संधि लग के बनता है तो आपका क्या हो जाता है, संधि विधि। समास लग के बनता है समास विधि, उपसर्ग लग के बनता है उपसर्ग विधि, प्रत्यय लग के बनता है प्रत्यय, पुनरावृत्तिक विधि मतलब बार बार जो आपके शब्द आते हैं वो, वही आपका होता है शब्द निर्माण की विधि। यहाँ हम लोगों को क्या पढ़ना है, उपसर्ग विधि से बने हुए शब्द। तो उपसर्ग विधि क्या होता है कि जो शब्दांश, ठीक है ना, जो शब्दांश किसी भी शब्द के आगे जुड़कर और उससे जो नया शब्द बनता है, जो उसकी कोई अर्थ होता है, जिसकी कोई विशेषता लाता है, उसी को हम कहते हैं उपसर्ग विधि से नया शब्द। ठीक है ना, वही होता है आपका उपसर्ग। जैसे लेकिन एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है और एग्जाम में बहुत आता भी है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपसर्ग जो है वो कितने प्रकार से होता है। ठीक है, कितने भी, तो तीन प्रकार का होगा। हिंदी, ठीक है, संस्कृत, हिंदी संस्कृत और उर्दू। उपसर्ग जो है आपके कितने होते हैं, हिंदी संस्कृत और उर्दू, और अंग्रेजी का भी होता है। तो बट ये तीन आपके जो बुक हैं, इसमें देखिए हिंदी में आपके कितने उपसर्ग होते हैं, 13, यानी कि 13। आपके कितने होते हैं, 13, और यानी कि 13। संस्कृत में कितने होते हैं, 22, यानी कि 22। ठीक है, उर्दू में कितने, 19, यानी कि 19। ये आपकी ये जो उपसर्ग होते हैं ये आपके बहुत ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके हिंदी में कितने होते हैं, संस्कृत में कितने होते हैं, उर्दू में कितने होते हैं। तो हिंदी में कितने होते हैं, 13, ठीक है, संस्कृत में कितने होते हैं, 22, उर्दू में कितने होते हैं, 19। ये आपके होते हैं उपसर्ग। इन उपसर्गों से हम जो जोड़ के इस शब्द आपका जो शब्द बनाते हैं उसी को हम कहते हैं उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द। ठीक है ना, जैसे देखिए अब हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं, अ, अन, अध, ठीक है, कु, भर, उन, नी, दू, शु, चौ, पर, ती, तीन। लेकिन देखिए मैंने क्या बताया, जो आपके जो शब्द उपसर्ग होते हैं, जो शब्दांश होते हैं, इसके अर्थ होते हैं। ठीक है ना, और जो शब्द से ये जुड़कर बनेगा उसका भी अर्थ होगा। इन दोनों अर्थों को मिलाकर जो शब्द बनेगा उसका भी अर्थ होगा, बट इससे मिलता जुलता अर्थ होगा। ये आपके होते हैं उपसर्ग। जैसे तीन तरह से देखिए इसमें से निकलता है, या तो वो विलोम होगा, ठीक है, या तो परिवाची होगा, या तो कोई नए शब्द वाला शब्द होगा, ठीक है, या नई विशेषता वाले शब्द होगा। जैसे उपसर्ग से तीन प्रकार के शब्द बनते हैं, उपसर्ग से तीन प्रकार के शब्द बनते, एक होता है आपका विलोम होगा, दूसरा होगा पर्यायवाची। तो पर्यायवाची जानते हैं समानार्थी शब्द जो मिलता जुलता शब्द होगा।
दूसरा एक नई विशेषता वाले शब्द होगा। ये 3 प्रकार से आपके उपसर्ग के शब्द बनते हैं। तो आपके ये हिंदी के उपसर्ग के कौन कौन से होते हैं? अ, आन, अध, कु, भर, उन, नी, दु, सु, चौ, पर, ती, तीन। इन सब के, ठीक है ना, इन सब उपसर्ग के अर्थ होते हैं, भावार्थ होता है, ठीक है। और जिन शब्द में ये लगकर बनेगा उसका भी अर्थ होगा, ठीक है। और उससे जो नया शब्द बनेगा उसका भी अर्थ होगा। तो जैसे देखिए उदाहरण के लिए, जैसे अ का अर्थ होता है अभाव। अ का अर्थ क्या होता है? अभाव, ठीक है, किसी चीज का अभाव होना। उससे जो शब्द बना अकाल, ठीक है, और लगा के हमने क्या बना दिया? अकाल। जैसे काल का अर्थ क्या होगा? समय। अकाल का मतलब समय का अभाव। यहाँ अभाव की बात हो रही है तो किस समय की? तो किसका अभाव है? समय का अभाव है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जैसे देखिए आपको क्या है यहाँ पे, अ जो शब्द है ये उपसर्ग है, यानी कि ये आपका शब्दांश है, ठीक है ना, ये आपका शब्दांश है। अब हमको इसमें क्या जोड़ना है? अर्थ, सॉरी शब्द, वो शब्द जिसका कोई अर्थ होगा, ऐसे ही नहीं जोड़ देना किसी में भी। तो जैसे देखिए हम जोड़ रहे हैं काल, तो अब अ है, मान लीजिए अ का अर्थ क्या होता है? बिना, अभाव, ठीक है। काल का अर्थ क्या होता है? समय, ठीक है ना। तो यानी कि ये हो गया आपका अभाव, काल का मतलब समय, यानी कि समय का अभाव, यानी कि दोनों का अर्थ जो, अगर इसका जो अर्थ निकलेगा, मान लीजिए अकाल का क्या होगा? समय का अभाव, ठीक है ना। तो यानी कि हम दोनों शब्द, यानी कि इस शब्द का जो मूल शब्द का भी अर्थ है और उपसर्ग का यानी अशब्दांश का भी अर्थ है। जो इससे उपशब्द बना, उपसर्ग विधि से बना जो शब्द बन गया अकाल, इसका मतलब वो भी अर्थ है। यही होता है उपसर्ग। अगर मान लीजिए और जो है इसका, अगर जो शब्दांश है इसका अगर कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना, और मूल शब्द का अर्थ है, तो उसका जो शब्द नया बनेगा उसका कोई अर्थ उपसर्ग नहीं होगा, ठीक है। देखिए फिर उसी तरह अन, अन का अर्थ क्या होता है? के बिना, ठीक है। अर्थ का क्या होता है? के बिना। उसका अर्थ क्या होगा? अर्थ नहीं, शब्द जो बनेगा अनपढ़। जैसे पढ़ का क्या होगा? पढ़ना, ठीक है ना। और अनपढ़ का क्या हो गया? शिक्षा के बिना हो जाएगा, ठीक है, के बिना। अनपढ़ मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो अर्थ तो हुआ ना, पढ़ का मतलब पढ़ना, अन लगा दी तो के, पढ़ाई के बिना, शिक्षा के बिना, ये हो गया। उसी तरह अर्ध का क्या हो जाता है? आधा, ठीक है ना, तो आधा। कु का हो गया बेकार। इसी तरह इन जो उपसर्गों का अर्थ होता है, ठीक है, और जिन मूल शब्द से ये मिलकर बनेगा उससे रचित जो शब्द उपसर्ग हो उसका भी अर्थ होगा। उपसर्ग का यही होता है। अब संस्कृत के उपसर्ग देखिए, अप, अनु, अव, अति, आ, उत, दुर, दुष, निर, सम, निस, परा, प्र। आपका देखिए अर्थ क्या होता है? हीन, ठीक है ना। आपका अर्थ क्या होता है? हीन। और मैंने बताया कि उपसर्ग से 3 प्रकार से शब्द बनते, एक विलोम होता है, ठीक है, एक परिवाचित होता है, और एक आपका होता है क्या? नई विशेषता वाले शब्द। तो यहाँ पे देखिए अब जो है का अर्थ क्या होगा? हीन। लेकिन हम यहाँ देखिए इसका जो शब्द बन है मान, जो शब्द है, जो मूल शब्द है मान है, और उसमें हमने जो उपसर्ग जोड़ा है वो अप जोड़ा है। तो मान का अर्थ क्या हुआ? सम्मान, ठीक है ना। और लेकिन अप जोड़ देने पे क्या हो गया? अपमान, यानी कि बेइज्जती, ठीक है। तो इससे जो शब्द बना क्या हो गया? अपमान, बेइज्जती। तो ये क्या बना? विलोम शब्द बन गया। तो मैंने बताया भी उपसर्ग से 3 प्रकार के शब्द बनता है। उसी तरह से अनु, ठीक है, अनु का अर्थ क्या होता है? उसका भावार्थ होता है पीछे, ठीक है। और यहाँ पे हमने शासन में अनु लगाया, जो मूल शब्द है शासन, और उसमें जो हमने उपसर्ग लगाया अनु। शासन मतलब किसी पे शासन करना, ठीक है ना, अपनी जैसे सरकार जो है शासन करती है उसी तरह से। तो शासन का मतलब क्या होता है? शासन करना। लेकिन अनुशासन का मतलब कि बहुत नियम धर्म से रहना, नियम से तरीके से रहना। एक शासन करने और एक अनुशासन में ये अंतर हो जाता है कि शासन करना किसी भी तरीके से करता है, लेकिन अनुशासन बहुत नियम से, बहुत डिसिप्लिन में रहना, उसी को हम कहते हैं अनुशासन। तो ये हो गया उस शासन के पीछे से जो चलता है, तो यही हो गया आपका वो।
अब आपके आते हैं उर्दू के जो उपसर्ग होते हैं। देखिए हम आपके यहाँ लिखते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग, ठीक है। उर्दू के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं देखिए, कम, खुश, गैर, बद, बे, ला, ठीक है ना, सर, हम, ये आपके हैं जो उपसर्ग हैं। ये क्या है आपके उर्दू के उपसर्ग। अभी तक आपने हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग पढ़ा था, ठीक है ना। ये जो आपके शब्दांश से जो ये आपके उपसर्ग हैं, ये आपके उर्दू के हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे कम का मतलब क्या होता है, थोड़ा, ठीक है ना। कम का मतलब क्या होगा, थोड़ा। इसका कम का जो अर्थ होगा वो होगा थोड़ा। अब इससे मान लीजिए जो शब्द बन गया कमजोर। देखिए अब जोर है, ठीक है ना, जोर मतलब जोर लगाना, लेकिन कमजोर यानी कि थोड़ा वो कम कमजोर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा, कम का अर्थ क्या हो गया, थोड़ा, कोई चीज़ का थोड़ा होना। लेकिन यहाँ पे जोर में हमने क्या लगा दिया, कमजोर। वो थोड़ा कमजोर है, पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, ठीक है। जोर लगाना पड़ेगा, मतलब वो थोड़ा कमजोर है, थोड़ा जोर लगाएंगे तो वो सही हो सकता, उस तरह से बात आ गई। इसी तरह से खुश है। खुश का मतलब हो गया अच्छा, ठीक है ना। खुश का मतलब अच्छा। इससे हो जाएगा मान लीजिए खुशकिस्मत। क्या हो जाएगा, खुशकिस्मत। यानी कि जैसी किस्मत क्या है, किस्मत बोला जाता है ना कि मेरी किस्मत कैसी है, मतलब भाग्य का बात होती है। लेकिन यहाँ पे और जब खुशकिस्मत यानी कि मैं बहुत मतलब अच्छा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ अच्छा की बात है। तो गाइस आपने क्या पढ़ा, ठीक है ना, आपने पढ़ा कि उपसर्ग की का अर्थ क्या है। उपसर्ग मतलब वो शब्दांश, ठीक है ना, जो किसी शब्द के आगे लगकर बनता है। उससे जो नया शब्द जो बनता है वो उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग विधि से बना शब्द। उसी जैसे उपसर्ग शब्द निर्माण की विधि है, तो शब्द निर्माण की विधि कितने प्रकार से होते हैं, समास विधि से, संधि विधि से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, ठीक है। ये सब क्या शब्द निर्माण की विधि है। तो हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं। उपसर्ग में देखिए हिंदी में मैंने बताया कितने उपसर्ग होते हैं, 13, संस्कृत में 22, उर्दू में 19, इतने आपके उपसर्ग होते हैं। ये जो उपसर्ग आपके दिए रहेंगे जब किसी मूल शब्द में, ठीक है, जुड़कर उससे जो नया शब्द जो बनेगा उसका भी अर्थ होगा, उस शब्द का भी अर्थ होना चाहिए, ठीक है, तब तो आपका वो उपसर्ग है। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। अब जैसे देखिए संस्कृत में बताया अप, ठीक है, अप का अर्थ क्या होता है, हीन, ठीक है, और उससे जो शब्द बना अपमान, ठीक है। आनु का अर्थ क्या बताया, पीछे, ठीक है ना, उससे जो शब्द बना अनुशासन। उर्दू का बताया क्या, काम का थोड़ा कमजोर, खुश का अच्छा, खुश किस्मत। गाइस यही आपके थे उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग विधि से बने हुए शब्द और आपके कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो गाइस ये आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।